नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी अकारण तो नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अकारण तो नहीं। दीपाली ने कहा, नहीं, किसी के आदेश से वह मैके नहीं जाएगी। जाए भी क्यों? मैके जाने से क्या गोद भर जाएगी? जो कुछ होना है यहीं रहकर होगा, या कहीं से लाद लाऊं। कहकर वह फिद्द सी हंसी। कहना चाहती थी कि इस ठेलने में उसे साजिश की गंध आती है, कह नहीं पाई थी अभी। चुप छिनान! सास ने अंगीठी पर फूलता फुलका हाथ में लेकर चिमटा उसकी तरफ फेंका। सामने वाले छोटे कमरे में विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करता सुधाकर सोचता है, कितना बदल गई है दीपाली। ढीठ हो गई है, बदजुबान भी। वही थी जो शुरू शुरू में कहती थी, ऊंचा मत बोलो, एक बार डांट खुल जाती है तो जुबान कतरनी हो जाती है। चिमटा लगा तो नहीं, पर दीपाली को क्रोधित कर गया। फुफकारती सी उठी और दोनों बाहें कमर पर रखे सास के सामने जा खड़ी हुई। मैं कहती हूं आप चुप रहिए। सुधाकर की मां है आप, पर यह घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। आप कितनी भी कलह करें, मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाली। यहीं खड़े खड़े प्राण दे दूंगी, चाहे आप लोगों को हथकड़ियां पड़ जाएं। हीरो रानी ने अपनी उम्र में सैकड़ों का मिजाज सीधा किया था। जिस पर चाहा गर्जी थी, जिसको चाहा अपने पंखों के नीचे समेट कर रखा। खाविंद था सो पता नहीं क्यों चल निकला, नहर में डूबा पाया गया। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि जाता, पेट में अखुआ डाल गया। हीरो रानी याद करती रहती हैं निर्भाव होकर। अरे धरती भी तो उर्वर होनी चाहिए, नहीं तो औरत क्या है, सांड की सांड, बेलगाम घोड़े की तरह चलती है। सास का गुस्सा यहां वहां तड़तड़ाया करता है। दीपाली की गोद भरती तो आग में पानी पड़ता। चोखे 6 साल होने आए। 2-3 साल तो हीरो रानी कुछ नहीं बोली। खाएं खेलें घूमें फिरें, जल्दी क्या है। यह क्या कि जरी जरदोज के लुगड़े गूंमोच से भिनकते रहें। चाव पूरा तो हो पहनने ओढ़ने का। लड़के से कहती रहती, फिर पढ़ लेना, जल्दी क्या है। मन में चिंता लगी रहती है तो हाथ पांव ढीले नहीं पड़ते। सुधाकर मां की ओर देखता है, फिर आंखें नीची कर लेता है। रात को जुनून की दुनिया में दाखिल हो जाता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे चिकोटियां काटता है। पत्नी को उकसाता है या अपने को, कुछ साफ नहीं। अकेले में पहुंचते ही उसकी देह को संदेह का सांप सूंघ जाता है। जब मन ही पूरा नहीं बन पाता तो पौध कहां से होवेगी। पौधे के मामले ने नींद हराम कर रखी थी। एक ही लड़का, वह भी निर्बंसिया। पहले तो सास कोंचती रही, कहीं कॉप्टी सॉप्टी तो फिट नहीं करा रखी तूने, बिल्कुल सच बताना। दीपाली ने चोखा सा सिर हिला दिया। एक ही बात कितनी बार पूछेंगी आप। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया के दरबार, अजमेर के चिश्ती की मजार, पानी वाले बाबा के द्वार, 90 साल की उम्र वाला वैद्य, हरदोई का महंत, नक्को दाई की दवाई, जमुना पार का यूनानी, गली के सिरे पर 6 पोतों वाली सुहागिन। बार बार मैके भी गई दीपाली, जहां कोसने ओढ़े बिना वह ठंडे मन से दौड़ धूप कर सकती थी, पर कुछ ना बना। कानपुर से भाभी ने लिख भेजा, यहाँ एक अच्छा डॉक्टर है, उसने कितनों का उद्धार किया है, तो तैयार हो गई। सुधाकर को छोड़कर जाने का कोई तुक नहीं है। दिखाना तो दोनों को होगा। यह कोई अकेले की खेती तो नहीं है, होती तो फूट निकलती। सुधाकर झिझकता रहा, मन में यह ठिठक कि कौन जाने नुक्स किसमें निकले। खोट उसका हुआ तो औरत तो सीने पर चढ़ बैठेगी, पर वहम झूठा निकला। सास के हटते ही दीपाली रुई के गोले जैसी हो गई। दुख जो है वह तो साझा है, कटना होगा तो कट जाएगा। वैसे देखो तो दुख क्या है, छोरा बच्चा नहीं है तो नहीं है, कौन अंधेर आ जाएगा।
अंधेर तो है ही, माँ तो सोच भी नहीं सकती। नहीं सोच सकती तो वही कोई बच्चा गोद ले लें। यह ठीक नहीं, अपना अपना ही होता है। कानपुर से लौटे तो राहत में थे। शुक्राणु कुछ कमजोर जरूर हैं पर निःसत्व नहीं। डॉक्टर ने कहा था दवा दारू से ठीक हो जाएंगे। 1 साल जितना लग सकता है। लगने दो 1 साल, यहां तो जन्म भर का साथ है। सुधाकर ने दिलासा दिया। दीपाली ने मान लिया। उन दोनों को लौटे देखा तो सास का चेहरा और सूख गया। पता नहीं क्या सुनने को मिले। आसपास घूमती चक्कर काटती है। दीपाली बिस्तर खोलती रहती है, कुछ भी नहीं कहती। माँ सुधाकर को दालान पार करते समय पकड़ लेती है। बताओ तो सही, डॉक्टर ने क्या बताया? दवाई दी है। किसको? सुधाकर क्षण भर को रुका, फिर मुंह नीचा करके बोला, उसको। गुस्से में दीपाली ने चमड़े के फीते खोलते खोलते कस डाले और बिस्तर बंद एक ओर लुढ़का दिया। पैर पटकती वह दालान में निकल आई। खाविंद की मर्दानगी ने भी उसकी आड़ ली। छिप गया कायर। छिप ले, मेरे सामने तो तू सदा से नंगा है, नंगा ही रहेगा। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों झूठ बोला? पहले ही एकांत में वह सुधाकर पर झपट पड़ी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कहना ठीक है, चाहे झूठ ही हो। हां, चाहे झूठ ही हो। मर्द हूं मैं घर का, मर्द। दीपाली के चेहरे पर एक वक्रता ऐंठ गई। इसे लक्ष्य करते हुए सुधाकर के कंधे झूल गए। निमिष में ही चेहरा ऐसा सफेद जैसे किसी ने सिरिंज लगाकर रक्त की आभा खींच ली हो। वह द्रवित हो गई। पल भर पहले की लपट पानी की लहर बन गई। सुनो, यह भी एक रोग है, दूसरे रोगों जैसा। इसका एक रोग की तरह सामना करना पड़ता है। मन को मिट्टी कर लेने का तो कोई मतलब ही नहीं। सुधाकर अस्थिर, संचित रहने की चेष्टा में डगमगाया सा मूक औसन्न। यह मूकता दीपाली को अखरी। वह इस आवरण को अभी का अभी फाड़ देना चाहती है। पति मन से ही काट हो गया हो तो दवा दारू का क्या लाभ? चलो, वही अपनी जुबान पर लगाम दे लेगी। क्या सोच रहे हो? उसने कंकरी फेंकी। कुछ सोच नहीं रहा, केवल तुम्हें समझाना चाहता था कि मां को यही कहना ठीक था। तुम्हारे ख्याल से? मेरे ख्याल से क्यों? सुधाकर का कपट दीपाली ने छेदा। मुझे तो अब चबा ही जाएगी ठकुराइन। सुधाकर ने झट रास्ता बदल दिया। तुमने आज ठकुराइन कैसे कहा मां को? ठकुराइन नहीं तो क्या? नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। भगवान भी नाक पर तिल रखना चाहे तो उसे भी झिड़क दे। कुछ भी हो, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था। दुखी हो रही थी दीपाली। अब कह दिया सो कह दिया। थोड़े दिन ऐसे ही चलने दो, तब तक तो इंजेक्शंस का दौर भी पूरा हो जाएगा। दीपाली सुस्त हो गई। कीचड़ में धड़ किसी और भी हिले डुले, छींटे अपने पर ही पड़ते हैं। अपने को छोड़ दे तो लांछन, काला कलंक। निसंतान होने में कलंक क्या है? बेल नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, जड़ ही ठिठुर गई। जैसे दूसरी अनंत चीजें। मनुष्य के मन में सातत्य की इतनी भूख क्यों है कि सदा अपनी नश्वरता का अभिषेक करने में लगा रहता है? मिट जाने से क्यों इतना डर कि अमरता की प्रवाहिनी को प्रतिष्ठा का सवाल बना देना चाहता है, या कि धन धान्य की सार संभाल की चिंता है? यदि ऐसा होता तो दरिद्र इस इच्छा से मुक्त होते। यह भूख शहादत की कौन सी मुद्रा मांगेगी, यह सोच दीपाली को कातर कर गई। पास बैठे सुधाकर का हाथ उसने थामा, कसा जोर से। असमय असामान्य इस कसने का जो भी अर्थ सुधाकर ने निकाला हो, झड़प कर बोला, सुनो दीपाली, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। है तो बेढंगी, पर तुम्हें कहने में क्या हर्ज है? दीपाली मुंह उठाए उसे देखती रही एकटक। सुधाकर ने दीपाली के पकड़ से अपने हाथ मुक्त किए। तुम चाह रही हो ना कुछ मुझसे? मैं तुम्हारे मन की हालत समझता हूं, पर कुछ समय तक तो मैं संकल्प में रहना चाहता हूं। डॉक्टर ना भी कहे, फिर भी संचित रहने की अपनी एक महत्ता है। व्रत तोड़ूंगा जब सारे इंजेक्शन लग चुके होंगे। दीपाली की समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए।
ऐसे अचानक हाथ थामकर वह क्या यह मांग रही थी? ऐसा कुछ? वह तो पूछ रही थी कि क्या है यह? अटल नाशवानता में अविनाशी होने की भूख? क्यों कमर के गिर्द इतना मजबूत रस्सा कि पीढ़ियों तक खींचता चला जाए? ठाकुरों के घर ठाकुर जन्मे, ब्राह्मणों में ब्राह्मण, शूद्रों में शूद्र। क्या कहीं कोई स्वतंत्र आत्मसत्ता नहीं इंसान के अपना आप होने की, आकर खप जाने की? मिट्टी में मिट्टी, जल में जल, अग्नि में प्राण। पंच महाभूतों के दर्शन ने तो इतना बड़ा आधार दे रखा है। जाओ और लौटो, जकड़ने का आग्रह न रखो। यहां अंततः कौन किसी का भाई बंधु है? तुम ठीक कहते हो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ ही चली हूं। जैसे भी। दीपाली ने अपने व्योम के छोरों को भीतर खींच लिया। खींचने की चेष्टा में दीपाली रुध गई। तुमने कितनी तो मीठी और कीमती चीजें मुझे दी हैं, एक ना हुई तो क्या फर्क पड़ा? रुधना सिमटना सुधाकर ने नहीं देखा। आवाज के दुलार से हिल गया। दीपाली के कंधे से लगकर सो जाने की चिहुक जाग उठी। दीपाली तक पहुंचने के लिए उसने अपने शरीर को छोटा बना लिया। सिर को उसकी बगल में सटाकर दीपाली की देह को बांध लिया बाहों में। दीपाली को हुआ जैसे थपकी देना जरूरी हो उसे, एक संतप्त बालक को। सबको नाश्ता देकर निवृत्त होकर बैठी ही थी कि सास ने प्रश्न दागा, कितने दिनों में महीना होती हो? हाथ में एक कटोरा, कटोरे में रखी जो कोई भी वस्तु, वस्तु पर एक मोटी परत घी की देखकर दीपाली की भौहें चढ़ गईं। जिस कृपण भाव से उसकी रोटी पर घी चुपड़ा जाता है, उसकी भी याद हो आई। वह उस 2 हाथ करने वाले न्याय को आमोद भाव से देखती है, कुढ़ती नहीं। कुढ़न तो परदादी से, दादी से, माँ से उस तक आने में घुल ही जाएगी, पत्थर को भी टेव पड़ जाएगी। 27 दिन की साइकिल है, संयत होती बोली। साइकिल क्या है? मतलब 27 दिन बाद। आगे कहने का दीपाली का मन न हुआ। कटोरा लेकर पास की तिपाई पर रख लिया। क्या पूरा खाना है? हाँ, पूरा और रोज। सास के स्वर में दुलार से ज्यादा धौंस थी। शीरे का कटोरा और सख्ती। पर यह है क्या? कुछ भी हो, तुझे इससे क्या? तुझे कोई जहर तो नहीं पिला रही? तर माल है, कभी देखे भी न होंगे। दीपाली तिलमिला गई, पर तिलमिलाने को भी एक आवरण चाहिए था स्थिति के चलते। उसे अच्छा लगना चाहिए। व्याधि का उपचार चाहे जिस मुद्रा में संभव किया जाए, चाहे उसे लगे कि वह खुद एक उगालदान है जिसमें गाढ़ा गर्म द्रव बेमतलब ढुलकाया जा सकता हो। यह स्थिति उठते बैठते बनी रहेगी। यह उसे तब पता लगा जब कड़े काले से गुट्ठल बीज जैसा एक गंडा उसकी दाईं कोहनी के ऊपर वाले गुदाले हिस्से पर बांधे रखने का आदेश हुआ। अभी अभी जुटाई सुनहरी कोर वाली ब्लाउजें उसे मन ही मन गर्क होती लगीं। उसने उज्र किया, मैं कोई सलवार कुर्ता तो पहनती नहीं अम्मा कि बाह की ढिलाई से सब कुछ छिप जाए। यह तो फिट ब्लाउज है, बांधो भी दाहिनी बाह पर। यह सब मैं नहीं करूंगी। करोगी कैसे नहीं? अभी तक सब कुछ कर रही थी या नहीं? जो जतन किया सो माना। अब क्या है? अब तो खोट पूरी तरह उजागर हो गया है। अब तो नम जाना चाहिए। औरत की शोभा कोख से है, कपड़ों से नहीं। दीपाली को हुआ पास रखी ऊन की पछिया खाली करे और सास के सिर पर दे मारे, पर यह भी सदा की तरह उतनी ही निःसत्व फुदकार थी जो अपना ही कलेजा फूंकती है। यह कहाँ का चलन है? रात कमरे में आते ही दीपाली फट पड़ी। सुधाकर के पास उत्तर नहीं था, पर निरुत्तरता भी जोखिम से भरी थी। दीपाली को उत्तेजित कर सकती थी, और दीपाली को उत्तेजित करना। नरमाई से बोला, थोड़े दिनों की बात है, वैसे भी कौन बड़ी पालने झुला रही थी तुम्हें अम्मा? पहले ही तुम कहाँ खुश थी उनसे। दीपाली दंग रह गई। घेराबंदी और भी सुदृढ़ हो रही है। छिप पाने का जुगाड़ हो जाने से सुधाकर को आराम जैसा मिलने लगा है, पर किस कीमत पर? अब वह तर्क ढूंढ रहा है झूठ को सजाने और सिद्ध करने के। क्यों उसकी अंतरात्मा में इतना सघन अंधकार? अब चीथन थी,
सास की हिंसा दीपाली सह पा रही थी। उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी, पहल करके भी देख चुकी थी। आई आई थी तो मन निर्मल था, सेवा करने और स्नेह पाने के चाव से भरा हुआ, पर जल्दी ही घट रीत गया। सामने एक ठस मुजस्सिम मर्दानापन, वह अम्मा थी। मर्द कभी बगल में नहीं रहा तो स्त्रीपन को क्या जानती। यह मर्दानगी आत्मरक्षा के लिए जुटानी पड़ी या नियति से अड़ने के लिए खूंखार बल चाहिए था, वह नहीं जानती। उनके प्रचंड स्वामित्व भाव को, सारे संसार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को व्याकुल देखती है तो क्रोधित होने के बजाय सदैव हो जाती है। क्षमा कर देती है सुधाकर को। कहां से चलकर कहां आया और कितनी जल्दी, जैसे मान चुका हो कि वह ही अपराधिनी है। अपराधिनी का विशेषण आते ही दीपाली की देह धधक उठती है। खोट उसकी देह में होता तो भी क्या वह लज्जित होती? ऐसा मनोभाव दीपाली के मन में नहीं व्यापता। लज्जित लांछित होने को इस स्थिति में क्या है? यह सब थोपी हुई मान्यताएं हैं। हमने मान लिया है, मानते रहे हैं। मान लेने से सुविधा मिलती है। नाम, उपनाम, धन दौलत, विरासत, सातत्व, निजता, पारिवारिकता सब सध जाते हैं एक ही रस्से से। हम ना चाहें तो ना भी माने। ऐसा शक्तिवंत कौन है जो मनुष्य की सत्ता से उसके विवेक का हक छीन ले? अपने हाथ में एक समूची जिंदगी को पा जाना क्या कोई छोटी बात है? जीने के पूरेपन की प्रतिष्ठा के लिए आज तक हम में से कोई क्यों नहीं लड़ा? क्यों उपकरण उपादान ढूंढते रहे? सोच पाती है पर नहीं जानती कि सुधाकर से यह सब कैसे कहना होगा। सुधाकर में एक आंख बचाता सा भाव है, अपने ही अंदर से उसरती आत्मदया का शिकार। कितना चौकन्ना, कितना सावधान। कुछ कह सकने की चेष्टा में कैसे भूल सकती है कि सुधाकर की व्याधि और आत्म छवि के बीच का फासला कितना रपटीला और खतरनाक है। सुधाकर की साथिन बनकर इस घर में आई है दीपाली तो चुप रहे, ऐसे ही भीतर और बाहर के दर्दों को सेंकती रहे। सुधाकर को जहां इंजेक्शन लगता है, एक ढीठ जैसी गांठ उभर आती है। टप टप टपकन वाला टीसता हुआ दर्द। डॉक्टर कहता है सेकना लाभ करेगा। रात को दीपाली सोने आती है तो कपड़ों को प्रेस करने वाली स्त्री सोने के कमरे में लेती आती है। पता ही न लगे किसे सेंकना है, जैसे कि दोनों साथ साथ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। पता ही न लगे कि किसे इंजेक्शन ठोकना है। एक दिन अम्मा ने चलने से पहले चाय की पत्ती और घी लाकर देने का आग्रह किया। सुधाकर अम्मा के कान तक झुकाया। इस समय नहीं अम्मा, दीपाली को इंजेक्शन लगवाने जाना है। दबकर कही गई बात भी पीछे फिल्टर से पानी लेती हुई दीपाली ने सुनी। क्षुब्ध हुई। क्यों हुई? यह खेल तो कब से चल रहा है। सुधाकर पलंग पर लेटा होता है, दीपाली धरती पर बैठी होती है। दीपाली इस्त्री तपाने के लिए प्लग लगाती है और रुई के नरम सफेद बुबड़े इस्पात की सतह पर रखकर गर्म करती है। सुधाकर अपना हिप उघाड़ देता है और चादर का कोर अपनी आंखों पर धर लेता है। आराम मिलने से वह सो भी जाता है। सुधाकर कृत संकल्प सुधाकर। वह प्लग निकाल देती है और जमीन पर बैठी रहती है वैसी की वैसी। यह नहीं कि कुछ करने को नहीं है, यह भी नहीं कि सुधाकर से विशेष कुछ चाहिए होता है। बस यह है कि इस समय रात है और रात ने सब प्राणियों के लिए सोने की परंपरा बांध रखी है। नींद के सिवा दूसरी ओर ध्यान ही नहीं जाता। कितनी दी गई अड़चने हैं, कितनी आदतें, कितने चले हुए रास्ते, कितने पहले के पद चिन्ह, कितना अनुकरण, कितना दबाव। क्या कोई अनजाना, अनदेखा, अनभोगा रास्ता नहीं जिसे खूंद डालने की ललक राह को आदीप्त करे, उकसा दे नश्वरता के डर से पीड़ित जीवन को। सुधाकर के लिए उस गठरी को उठाना क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए कि उसे दूसरों ने नपुंसक कहा। सुधाकर को मुक्ति नहीं मिलती तो उसे भी नहीं मिलती। दोनों ओर का अत्याचार सहती है दीपाली। अत्याचार का गुर है कि दांत भी हों और कांटे भी। दीपाली के पास क्या अपना कोई गुर नहीं कि दांत भी हों पर कांटे भी नहीं?
दीपाली भांपने की चेष्टा करती है कि सुबह वह सब क्यों कहा गया। मायके जाने का प्रस्ताव कहाँ से आया। पिछले 2-3 दिन से तो शीरे का आना और खाना भी बंद हो गया। बहुत कुछ साफ है, बाकी कुछ को पड़ोसन की बहू निशा साफ कर देती है, इंगित करके। निशा में चलकर आने और कुछ कहने की व्यग्रता दीपाली ने देखी। चेहरा डरा हुआ और वाक अनमने अधूरे। मैके जा रही हो भाभी? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? ताई के मुंह से सुना। अपने को ताई कहने देती हैं ठाकुराइन, क्योंकि निशा का घराना भी ठाकुरों जमींदारों का घराना है। चाय पानी मुलाकात खत्म होने के बाद भी निशा टिकी रहती है। ताई जब तक नहीं आती मैं बैठी हूं। मेरी सास भी साथ ही मंदिर गई हैं। दोनों की खूब मिली भगत है। निशा सूचना देती है। दीपाली हंस देती है। निशा को यह सहजता रास नहीं आती। वह दीपाली के पास खड़ी होकर टिकड़े बेलने लगती है। तुम तो यह भी नहीं पूछती कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और कोई होता तो पीछे लग जाता। अच्छा पीछे लगती हूं। हाँ बताओ। दीपाली ठिठोली करती है। निशा का चेहरा अभी बंदी है, चिंतित है। सोचा तुमसे मिल आऊं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। होगा भी या नहीं। अब दीपाली चौंकती है। जान पाती है कि क्या षड्यंत्र है। दीपाली को ठेलकर दूसरे ब्याह के सपने हैं। सुधाकर से भी धोखा। उसे भेजकर सुधाकर पर हावी हो जाएगी अम्मा। सुधाकर कैसे पेश आएगा, कैसे बताएगा कि पर भैया क्या गाय हैं? निशा ने तार तोड़ा। वह शायद भोंदू कहना चाहती है, दीपाली को लगा। दीपाली को धक्का लगता है पर नहीं भी लगता। सास के कुछ भी करने का उसे धक्का नहीं लगता। सास से अब तक लोहा लेती नहीं रही, पर जानती है ले सकती है। बीच में धरा क्या है जिसे खो देने का डर व्यापे? स्वामित्व, आधिपत्य और हिंसा। इन सब श्रेणियों में से आधिपत्य तो वह भी चुन सकती है, सुधाकर की पत्नी। उसने यह अधिकार ब्याह के नाते पाया है, बिक कर तो नहीं आई। सास के चेहरे से डरना एकदम जरूरी नहीं। इतना समझ चुकी थी, काफी था। अत्याचार बढ़ता तो सुधाकर की आड़ ले सकती थी। चाहे सुधाकर कमरे में घुसी तो सुधाकर सुबह की बात को खींचकर केंद्र में लाता बोला, सच में तुम्हारी जुबान कतरनी हो गई है। सुबह अम्मा से कैसे बोल रही थी तुम? खिल्ली उड़ा रही थी उनकी। किसी दिन ऐसी मात खाओगी। दीपाली ने अनसुना कर दिया। क्या कह रही थी मुझे वह भी सुना? वह कह सकती हैं ऐसा। तुम्हें कोई उज्र नहीं। आजकल तो मेरा मतलब है, आजकल क्या फर्क पड़ता है। यही दिन मायके जाने के लिए ठीक हैं। आगे तो फिर तुम्हारी जरूरत ही जरूरत होगी। ऐसे गणितज्ञ तर्क से दीपाली छिल गई। यानी कि मैं कोई स्त्री नहीं, नांद हूं, जिसमें तुम्हारी पुश्तों का चारा धरा हो। एक निर्जीव जैसी वस्तु जो भेजी और लाई जाती रहे, जिस हिसाब से जिस किसी को उसकी जरूरत हो। तुम सच में बदतमीज होती जा रही हो दीपाली। होना जरूरी लग रहा है सुधाकर। दीपाली का स्वर एकदम ठंडा था, सपाट। तुम में धीरज तो एकदम नहीं है। मुझ में? दीपाली ने अपनी दृष्टि सुधाकर के चेहरे पर बींध दी। तुम्हें समझाया नहीं था? थोड़े समय की बात है। अब इस समय अनुकूलता भी है और अम्मा भी ऐसा चाह रही हैं। सुन लो सुधाकर, अम्मा और अनुकूलता का तर्क मैं नहीं मानूंगी। इसमें गलत क्या है? गलत जो कुछ हो रहा है वह तो तुम्हें पता ही नहीं लग पाता। कैसा लगता है? यदि लगे कि जिस शख्सियत को प्यार कर रहे थे वह नहीं कुछ और है। क्या मेरे लिए कह रही हो? एक विद्रूप जैसा दीपाली के घायल चेहरे पर बिछ गया। वार की इच्छा तक भीतर नहीं जन्मी। कहीं कोई तटस्थ जैसा चट्टानी दुराव। प्रश्न की नोक से बचती हुई बोली, अम्मा तो खूब दो टूक हैं, विकट जरूर हैं, पर उनको जानना कितना आसान है। उनके तो हथियार भी कितने मोटे हैं, सीधे और भोथरे। सुधाकर अकुला आया पर चुप रहा। अपने पर गिरे शब्दों के तर्क और तापमान को टटोलता रहा। बात को उघाड़ा नहीं। पता नहीं उगाड़ देने से चमड़ी के नीचे से क्या निकल आए।
अपराधी विरूपण की दलदल या सड़ांध। यह चुप्पी जीत गई दीपाली को। इतना भी नहीं कि जानने का उपक्रम करता, खोलता खुलता। वह कितनी सदियों से उसके पौरुष की पीप को ले रही है अपने भीतर। क्या वैसे ही कितने और पुरुष बनाने को, झूठे, धूर्त और दयनीय। सुधाकर से कुछ और नहीं सधा तो दीपाली की ओर खिसकते हुए उसने अपने हाथ बढ़ा दिए, उसे अपने पास खींच लेने का यत्न किया। वैसे संकल्प के बावजूद ठेठ पुरुषीय युक्ति, स्थूल के तंबू के नीचे हर तंतु की कराह को पीस देने की। दीपाली ने खिंचकर आने से इनकार कर दिया। बहुत धीरे से बोली, अपनी बात पर तो कायम रहो सुधाकर, कुछ तो ठीक से करो। मैं तो वैसे भी जाने को हूं सुबह, ऐसे ही रहना होगा तुम्हें, पता नहीं कब तक। एकदम जान रही है दीपाली कि जाने की तरह लौट कर ना आने का इरादा उसके भीतर कितनी तेजी से बन रहा है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।